नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी प्रश्नों को बताया जाता है। तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार आप हमारे साथ क्लास में जुड़े रहते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। और इस क्लास की विशेषता ये है कि इसमें तुरंत ही आपको रिवीजन भी कराया जाता है। उसके अलावा आपको हर बार नया नया प्रश्न बताया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 32 नंबर का क्लास, जिसको जीएस भाई आकाश यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसे नहीं पढ़े हैं तो इसको जाकर के पढ़िए। आज की क्लास में हम लोग 33 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए 33 नंबर का क्लास है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये पॉलिटी से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जितने बनेंगे अनुसूचियों से संबंधित, वो सभी आपको बताया जा रहा है। तो देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान समय अनुसूचियां 8 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, लेकिन 8वीं अनुसूची, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियों को संविधान में ऐड किया गया, तो ये पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पहला नहीं 9वां नंबर का, 8वां ये है ना, 9वां नंबर का अगर आपसे पूछे कि अनुसूची कब जुड़ी थी, तो इसके लिए किया गया था पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित था। किसे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। इसके बाद जोड़ा गया 10वां जो है अनुसूची कब जोड़ा गया, तो इसके लिए किया गया था 52वां संविधान संशोधन, 52 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है। ये क्या है? दल बदल ठीक कानून है। ये आप लोग जान चुके हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसके लिए किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। और इसके लिए ये किस चीज से संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और इसके लिए कार्य करने के लिए पंचायती राज को कार्य करने के लिए इसमें कितने विषय दिए गए हैं? इसमें कार्य करने के लिए पंचायती राज को विषय दिए गए हैं 29। कितने विषय दिए गए हैं? 29, यानी कि 29 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे पंचायती राज अपना कार्य करेगा। उसके अलावा 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसके लिए किया गया 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में ये भी हुआ था। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और इसको कार्य करने के लिए, नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? 18 विषय, 18 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे नगर पालिका कार्य करवाएगी। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय आप लोग ध्यान रखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां अगर पूछे तो 8 अनुसूचियां थी। फिर कैसे कैसे अनुसूचियां बढ़ी, आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए 9वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 9वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था और ये भूमि सुधार से संबंधित था। और 10वां जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल कानून था, ये जोड़ा गया। फिर 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज से संबंधित था, ये जोड़ा गया। और पंचायती राज से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 12वां जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया ये अनुच्छेद 343 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में, ये आप लोग याद रखेंगे। और कुछ अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं, तो ये भी पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में बनाया गया?
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक, शिक्षा को मौलिक, शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है और इसे किस संविधान, किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 21 के ए में रखा गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान करें तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो संयुक्त अधिवेशन की बात करें, संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये है अनुच्छेद नंबर 108 में। बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसमें अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है 123 नंबर अनुच्छेद में है। तो ये कुछ अनुच्छेद थे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। उसके अलावा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21 के ए में। उसके बाद राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। संयुक्त अधिवेशन 108 में, अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, तो डेबिट कार्ड पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे 12 अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेबिट कार्ड पे 12 अंक होते हैं। देखिए, डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड होता है, जिसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, तो उस पे 12 अंक होता है। किस पे? 12 अंक होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आधार में कितने अंक होते हैं, आधार में डेबिट कार्ड पे पूछे, डेबिट कार्ड पे अगर आपसे पूछे कितने अंक होते हैं, तो इस पे 16 अंक होते हैं। डेबिट कार्ड पे पूछे, डेबिट कार्ड पे पूछे 16 अंक होते हैं। अगर आधार कार्ड पे पूछ ले, आधार कार्ड पे पूछ ले, तब आप लोग बताएंगे इस पे 12 अंक होते हैं। किस पे? 12 अंक होते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे पैन कार्ड, पैन कार्ड के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पैन कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक वगैरह में यूज किया जाता है इसका, पैन कार्ड में और भी जगहों पे यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पैन कार्ड में कितना अंक होता है, तो इसमें 10 अंक होते हैं। कितना अंक होते हैं? 10 अंक, जो कि हिंदी के कैपिटल लेटर और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और कुछ अंक इससे मिल करके बने होते हैं। तो पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि एटीएम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एटीएम का आविष्कार किसने किया, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आविष्कार जो है शेफर्ड बैरन ने किया था। किसने? शेफर्ड बैरन ने किया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि नागासाकी पर परमाणु बम किस विमान से गिराया गया था। देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। ये पूछा जाता है कि बम का क्या नाम था, कब गिराया था, किस द्वीप पे गिराया था और किस विमान से गिराया था, कब गिराया था। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब हमारा नागासाकी और परमाणु बम पे किस विमान, नागासाकी पर परमाणु बम किस विमान से गिराया गया है, तो ये जो है नागासाकी पे जब गिराया गया था, तो वो था नाम आपका बोस्कर विमान। विमान का नाम क्या नाम था? विमान का नाम था बोस्कर। बोकास्कार विमान का नाम था। क्या नाम था? बोकास्कार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बम कब गिराया गया था, नागासाकी पे बम गिरा बाद में, ये दूसरे नंबर पे, पहले गिरा था, पहले हिरोशिमा पे गिरा था, उसके बारे में अभी देखते हैं। तो ये गिरा था 9 अगस्त, ये बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, अमेरिका ने गिराया था 9 अगस्त 1945 को। उसके अलावा नागासाकी के बारे में और क्या ध्यान रखेंगे, बम का क्या नाम था, बम का क्या नाम था, ये भी पूछा जाता है। तो इस बम का नाम था फैटमैन। क्या था बम का नाम?
मैन था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फैटमैन बम का नाम फैटमैन था। ठीक, उसके बाद फिर नागासाकी हो गया। हिरोशिमा के बारे में देख लेते हैं। हिरोशिमा पे, और हिरोशिमा पे अगर आपसे पूछे कि कब बम गिराया था तो अमेरिका ने, तो ये गिराया था इसके 3 दिन पहले, यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है 1945 में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बम का क्या नाम था, तो बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय बम का नाम था। अगर आपसे पूछ ले कि हिरोशिमा बम का नाम लिटिल बॉय, अगर आपसे पूछे किस विमान से गिराया गया था, तो इस विमान का नाम है आपका कौन सा विमान? एनोला गे विमान। ठीक, एनोला गे विमान से गिराया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि नागासाकी पर परमाणु बम किस विमान से गिराया गया था, तो विमान का नाम था इसमें बोकस्कर नामक विमान था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नागासाकी पे परमाणु बम कब गिरा, तो 9 अगस्त 1945 को, और बम का क्या नाम था? फैटमैन। उसी तरह हिरोशिमा पे भी, जापान की हिरोशिमा पे भी अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक 3 दिन पहले परमाणु बम गिराया था। यहाँ पे परमाणु बम की बात नहीं, परमाणु बम गिराया था। तो एनोला गे इस विमान का नाम था जिस विमान से गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और फिर लिटिल बॉय बम का नाम था। ठीक, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन का तो ये होता है, योग होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का, इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक, उसके अलावा फिर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है। फिर उसके बाद याद रखेंगे, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। और अगर आपसे पूछे कि इसमें तत्व की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों बढ़ता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तत्व की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों बढ़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या का मान ये क्या होता है? सदैव बढ़ता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचायी अपक्रिया, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये साइंस का प्रश्न था। और ये आपके ये वाला जो नागासाकी पे परमाणु बम कब गिराया गया था, ये जा सकते हैं आप लोग, ये जा सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तत्व की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों बढ़ता है। ठीक, अगला प्रश्न कि विभज्योतकी ऊतक किससे बनते हैं? तो ये आपका साइंस से प्रश्न है। विभज्योतकी ऊतक किससे बनते हैं? तो ये जीवित कोशिका से बनते हैं। किससे बनते हैं? जीवित कोशिका से बनते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे ऊतक किसे कहते हैं, यहीं आपसे अगर आपसे पूछे कि ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या? नेक्रोसिस ऊतक के मृत्यु को कहा जाता है। तो ये पूरी यहाँ पे बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विभाज्योतकी ऊतक किससे बनते हैं, तो जीवित कोशिका से बनते हैं। किससे बनते हैं? जीवित कोशिका से। ऊतक किसे कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन। ऊतक की मृत्यु कहाँ होती है, तो ऊतक की मृत्यु नेक्रोसिस में होती है। कहाँ पे? नेक्रोसिस में होता है। नेक्रोसिस कहा जाता है ऊतक की मृत्यु। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं
डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और ए कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछ ले, ए कॉल टू ऑनर, कुछ पुस्तकों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग रोज 2-4 पुस्तकों के बारे में आप लोग को याद कराया जाता है, उसे आप लोग याद करें। अगर आपसे पूछे कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, ये किसकी पुस्तक है? माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, ये अगर आपसे पूछे कि किसकी पुस्तक है, माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, तो ये किसकी पुस्तक है? पीसी अलेक्जेंडर की। किसकी पुस्तक है? पीसी अलेक्जेंडर की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडिया अनमेड किसकी पुस्तक है? इंडिया अनमेड, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जसवंत सिंह की पुस्तक है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, ये पुस्तक के लेखक हैं पीसी अलेक्जेंडर। माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, इस पुस्तक के लेखक हैं पीसी अलेक्जेंडर। ए कॉल टू ऑनर, इस पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। और इंडिया अनमेड पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। अगर आपसे पूछे कि कौन शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैटिक से, और कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत दोनों मिल सकता है। तो आप लोग बताएंगे कौन? कथक। कथक ये उत्तर भारत से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि इसके बारे में, कथक के कुछ घराने के बारे में पूछा जाता है, तो कथक के घराने कौन कौन से हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले तो लखनऊ घराना किसका है? कथक का लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ घराना हो गया। जयपुर घराना किसका है? जयपुर घराना किसका है? तो भी कथक का। उसके अलावा बनारस घराना, बनारस घराना किसका है? कथक का है। और एक आपका 4 घराने हैं, कथक के 4 घराने हैं। तो जयपुर घराना, बनारस घराना, उसके अलावा आपका रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराना। तो ये कुछ घराने हैं जो आपके किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। और कथक की सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? कथक की सम्राज्ञी अगर आपसे पूछे कि किससे कहा जाता है, तो कथक की जो सम्राज्ञी हैं, ये कहा जाता है आपके किसको? कथक की सम्राज्ञी ये कहा जाता है सितारा देवी को। किसको कहा जाता है? सितारा देवी को कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इनका संबंध किससे है? कथक से, इसलिए इनको कथक की सम्राज्ञी कहा जाता है। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथक के घराने कौन कौन से हैं? तो घराने इसके लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ये सभी कथक के घराने हैं प्रमुख। उसके अलावा कथक की सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो सितारा देवी को कथक की सम्राज्ञी कहा जाता है। कौन जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो इससे आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति होती हैं? थारू जनजाति होती हैं, बुक्सा जनजाति होती है, थारू जनजाति हो गई, बुक्सा जनजाति हो गई, और जौनसारी जनजाति। ये कहाँ की सारी जनजातियाँ हैं? ये सभी जनजाति आपके उत्तर प्रदेश की हैं। बुक्सा जनजाति की बात कर लें, एक एक जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति ये आपके कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? बिजनौर और आगरा जिले में, बिजनौर और आगरा साइड में पाई जाती है। किस कहाँ पे? बिजनौर और आगरा साइड में। थारू जनजाति की बात करें, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और ये
ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। किसमें? दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर कुछ जनजातियों के बारे में अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, या फिर उत्तर प्रदेश में पूछ ले सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो वो है सोनभद्र में। कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो देखिए ये भी यूपी स्पेशल से प्रश्न था, और कौन सी जनजाति, ये दोनों यूपी स्पेशल से प्रश्न है। तो थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, ये सभी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए सभी जनजातियों के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा साइड में पाई जाती है, बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। दिवाली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, और सर्वाधिक जो जनजाति है और सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए वहां पे क्या क्या दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये सभी आप लोग जानते हैं, कई बार बताया गया। विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये आप लोग मिलान करेंगे। अगर आपसे पूछे कि डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये भी बताया गया है हजारों बार, ये आप लोग मिलान करेंगे। उसके अलावा आलू अनुसंधान कहाँ पे है, आलू अनुसंधान। उसके अलावा आप लोग एक बताएंगे वन अनुसंधान, वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये सभी बातें बताएंगे। जैसे विश्व और विज्ञान अनुसंधान ये कहाँ पे है, ये आपके लखनऊ में है, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा डेयरी अनुसंधान ये करनाल में, कहाँ पे, करनाल। और करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे आलू अनुसंधान, ये शिमला में, कहाँ पे, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा वन अनुसंधान तो देहरादून में, कहाँ पे, देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड में पड़ती है। तो अब यहाँ पे सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे देगा, एक तरफ अनुसंधानों के नाम दे देगा, एक तरफ जगहों के नाम दे देगा, तो आपको मिलान करना है। तो इसी वजह से आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। विश्व अनुसंधान पूछे तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, डेयरी अनुसंधान पूछे तो करनाल हरियाणा में, आलू अनुसंधान पूछे तो शिमला में, कहाँ पे, शिमला में। उसके अलावा वन अनुसंधान पूछे तो देहरादून उत्तराखंड में है। विलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो विलिंगटन और कुछ कप और कपों से संबंधित ट्रॉफियाँ कपों से संबंधित पूछी जाती हैं। किस कप किस खेल से संबंधित है। उसके अलावा कुछ शब्द पूछे जाते हैं, और फिर किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछे जाते हैं। कौन से खेल किस परिसर में खेले जाते हैं, तो इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस खेल की जन्म किस मतलब जगह पे हुई, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विलिंगटन पूछे कप हॉकी से संबंधित है, किससे संबंधित है, हॉकी से। अगर आपसे पूछे कि आगा खां कप का संबंध किससे है, आगा खां कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से। अगर आपसे पूछे कि रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, हॉकी से संबंधित कप। अगर आपसे पूछे कि बेटन कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हॉकी के बारे में कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। हॉकी से संबंधित कुछ शब्द पूछे जाते हैं कि फला शब्द किस खेल से संबंधित है। शब्द तो बहुत सारी हैं जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे बुली शब्द तो हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि पेनल्टी स्ट्रोक नामक शब्द किससे संबंधित है, पेनल्टी स्ट्रोक नामक शब्द किससे संबंधित है, तो ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। और आपके ध्यान रखेंगे पेनल्टी कॉर्नर नामक शब्द किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि हॉकी के जन्मदाता कौन से देश हैं, तो हॉकी का जन्मदाता कौन सा देश है, तो हॉकी का जो जन्मदाता है इंग्लैंड है। कौन सा देश है, इंग्लैंड है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे हॉकी के बारे में, हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है, हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। विलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, तो विलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से। आगा खां कप किससे संबंधित है, हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, हॉकी से। हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है, हॉकी के परिसर को फील्ड कहा जाता है। और हॉकी में शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है,
बुली नामक शब्द, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द, ये सभी हॉकी में, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द हॉकी में प्रयोग किया जाता है। हॉकी के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है हॉकी के जन्मदाता। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है आपका चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा, चंद्रमा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, और चंद्रमा को पूछा जाता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जब हम लोग पृथ्वी पे होते हैं तो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो इसका 57% भाग हमें दिखाई देता है। कितना % भाग दिखाई देता है? अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि 27 दिन और 8 घंटे में ये आपके पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। ठीक, 27 दिन और 8 घंटे में करता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, मान लीजिए आपको कभी पृथ्वी पे हैं, आपको चंद्रमा पे जाना पड़े, तो चंद्रमा की दूरी कितनी है? चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ये है 4 लाख किलोमीटर। कितना है? 4 लाख किलोमीटर। तो आप लोग 4 लाख किलोमीटर तय करके साइकिल से जा सकते हैं चंद्रमा पे। ठीक, ये बातें, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, ये बहुत ज़्यादा साइंस वगैरह में हेल्प करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जितना पृथ्वी पे होता है ना, पृथ्वी पे उसका 1/6 होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। दिखाई देता है केवल 57% भाग पृथ्वी की ये परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 4 लाख किलोमीटर। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कितना? 1/6, पृथ्वी का 1/6 है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुएज परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो सुएज परिवहन नहर है जो भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है लाल सागर से। किसे जोड़ती है? लाल सागर से। सुएज नहर के बारे में अलग ही रायता फैला हुआ है, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सुएज नहर पे भैया बता दीजिए अधिकार किसका है। तो सुएज नहर पे अधिकार है मिस्र का। किसका अधिकार है? मिस्र का। सुएज नहर के बारे में पूछा जाता है, अधिकार तो मिस्र का हो गया। सुएज नहर के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सुएज नहर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1869 में हुई थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1957 में हुआ था या 56 में? 1956 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है, सुएज नहर की लंबाई बता दीजिए कितनी है। तो ये है 195 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है, गूगल वाला है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर जो है, सुएज नहर ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की, ये जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे व्यस्त नहर है वो है आपकी कील नहर। कौन सा नहर है? कील नहर है। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि सुएज परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपके लाल सागर से। किसे जोड़ता है? लाल सागर से। अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर का अधिकार किसका है, तो मिस्र का अधिकार है, इजिप्ट का अधिकार है। और मिस्र की राजधानी क्या होती है? काहिरा। स्थापना कब हुआ था सुएज नहर का? 1869। इसी वर्ष गांधी जी का जन्मदिन भी हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को। और राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था सुएज नहर का। अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है सुएज नहर की, तो 193 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नहर है। अगर विश्व की सबसे व्यस्त नहर आपसे पूछ ले तो कील नहर हो जाएगा। जातक किस, ये है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न था, वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो इसमें आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, तो ये मान करके चलिए। तो ये देखिए अगला प्रश्न है कि जातक किस का पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, बौद्धों
का ये पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। और जातक कथा का चित्रण इसका कहाँ पे मिलता है? जातक कथा का अगर आपसे पूछे कि चित्रण कहाँ पे मिलता है तो अजंता की गुफा में इसका चित्रण मिलता है। अजंता की गुफा में इसका चित्रण मिलता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जातक कथा में जो त्रिपिटक है, अब त्रिपिटक के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपिटक क्या होता है बुद्ध धर्म में? त्रिपिटक के बारे में, त्रिपिटक के बारे में तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक अगर आपसे पूछे किसका है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्धों का है। त्रिपिटक बौद्धों का है। इसके 3 पार्ट हैं। त्रिपिटक इस वजह से नाम है। कौन कौन से पिटक हैं? पिटक हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है। कौन सा पिटक है? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये त्रिपिटक भाषा कौन सी है? बौद्ध धर्म में सभी चीज़ों की भाषा कैसी है? पाली। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में सभी चीज़ों की भाषा पाली है। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो देखिए, जो किस धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि सांची का जो स्तूप है कहाँ पे है? सांची का स्तूप सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए रिवीजन करते हैं कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में बौद्धों का है, त्रिपिटक भी बौद्धों का है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी किसका है? जो है त्रिपिटक का भाग है। और त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चित्रण, जातक कथा का जो चित्रण है वो अजंता की गुफा में मिलता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, अशोक ने बनवाया था और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध धर्म में पहले उपदेश देने, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और बौद्ध धर्म में पहला उपदेश देने की घटना क्या कही जाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सर्वाधिक उपदेश जो है वो आपके श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती। यहाँ से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के। देखिए, अगर आपसे पूछे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। अगर आपसे पूछे कि इनकी भाषा कौन सी थी, उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा। बुद्ध धर्म में आप सारी चीज़ों की भाषा पाली बताएंगे। और जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं इनका संकलन कहाँ पे मिलता है? तो इनका जो संकलन है वो त्रिपिटक में मिलता है। किस में मिलता है? त्रिपिटक में मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने बताया, त्रिपिटक में मिलता है। और त्रिपिटक में मिलता है। और इसके 3 पार्ट हैं। कितने अंग है? इसके 3 अंग है। कौन कौन से अंग है? चलिए देखते हैं। हमने बताया इसका अंग है विनय पिटक, सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक है। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और उपदेश देने की घटना क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में दिए। और भाषा कौन सी है? पाली भाषा में है। और संकलन उपदेशों का इनका त्रिपिटक में मिलता है। तो इसके 3 अंग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन से अंग है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगला प्रश्न कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक लिखना चाहिए था, तो वो था औरंगजेब। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कब? एक बार दिल्ली में हुआ था, एक बार आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए, इसका पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ तो 1665 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में। अब ये दिल्ली में हुआ था। ये वाला जो है ये दिल्ली में करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद फिर होता है देवराई का, ये वाला पहला वाला जो हुआ था ये आगरा में हुआ था। कहाँ पे? आगरा में हुआ था। उसके बाद होता है देवराई का युद्ध। फिर क्या होता है?
फिर होता है देवराय का युद्ध। क्या होता है? देवराय का युद्ध। फिर ये राज्याभिषेक इसका कहाँ पे होता है? आगरा में देवराय का युद्ध। फिर इसका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? 1659 में। और ये वाला कहाँ पे होता है? दूसरा वाला इसका जो होता है ये होता है दिल्ली में। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे कुछ औरंगजेब के बारे में कुछ कार्य देख लेते हैं। औरंगजेब आ गया है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी का मकबरा बनाया था जो कि कहाँ पे है? बीबी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसने और काम किए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या अगर आपसे पूछे किसने करवाई थी? तेग बहादुर की हत्या अगर आपसे पूछ ले किसने करवाई थी तो इसने ही करवाई थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे तेग बहादुर की हत्या अगर आपसे पूछे कि शिवाजी को कैद किसने किया था तो इसने ही शिवाजी को कैद किया था। शिवाजी को ये कैद किया था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे कि वह मुगल सम्राट जिसे 2 बार अभिषेक हुआ था तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। और ये पहला वाला 1658 में आगरा में, और फिर देवराय का युद्ध होता है, फिर 1659 में दिल्ली में ये इसका राज्याभिषेक हुआ। और कार्य की बात करें तो बीबी का मकबरा बनवाया था, तेग बहादुर की हत्या करवाया था यही, और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में यही रखा था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये रज्मनामा जो फारसी में अनुवाद था ये महाभारत का था। किसका था? महाभारत का था। और इसका फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था? तो अगर ये पूछे तो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसको किया था फैजी के नेतृत्व में। फैजी के नेतृत्व में बदायूनी किसने किया था? फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। तो ये भी पूछे, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलता होगा फैजी, कहीं कहीं मिलता होगा बदायूनी, तो यही रीजन है। तो फैजी के नेतृत्व में और भी लोग थे तो ये सभी मिलकर के किए थे। अगर आपसे पूछे कि महाभारत के बारे में तो इसका रचना किसने किया था महाभारत का? तो आचार्य वेद व्यास किसने किया था? आचार्य वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम, महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है जय संगीता। क्या है इसका अन्य नाम? जय संगीता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। देखिए रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसका था? तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। किसका था? महाभारत का। उसके अलावा किसके समय में इसका अनुवाद किया गया? तो अकबर के समय में। किसने किया? फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया। किसने? फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने। रचना क्या है? तो वेद व्यास की रचना है। अन्य नाम क्या है? जय संगीता है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है तो वो है आपका रज्मनामा। ठीक, यानी कि महाभारत है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो मिला था आपके 1632 में। कब मिला था? 1632 में। और सुनहरा फरमान अगर आपसे पूछे ये क्या था तो गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार के लिए ये फरमान जारी किया था। यहां पे नोट करेंगे, गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार के लिए ये फरमान जारी किया था। अगर आपसे पूछे कि सुनहरा फरमान जारी किसने किया था तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। किसने किया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। तो ये था आपका सुनहरा फरमान। एक जारी किया गया था आपका, यहाँ पे नोट करेंगे, शाही फरमान। तो शाही फरमान के बारे में पूछा जाता है, ये किसने जारी किया था, क्या था? तो शाही फरमान 1717 में जारी किया गया था। और शाही फरमान अगर आपसे पूछे कि जारी किसने किया था तो इसे फर्रुखसियर ने जारी किया था। किसने? फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये क्या था शाही फरमान, तो ये जो है ये मुक्त व्यापार था बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे। बंगाल, बिहार
और उड़ीसा पे मुक्त व्यापार करने के लिए ये जारी किया था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कॉपी में नोट करेंगे। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब मिला? तो 1632 में सुनहरा फरमान मिला और इसमें कहा गया कि आप लोग गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। जारी किसने किया था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। किसने? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। शाही फरमान के बारे में बात करें तो 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे मुक्त व्यापार से संबंधित था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 पर ही गोवा पे अधिकार कर लिया था और भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंट्रियों में से सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 को आया था। और सबसे लास्ट में कौन लोग गए? सबसे पहले पुर्तगाली आए। अगर सबसे लास्ट में पूछे कौन गए, सबसे लास्ट में कौन लोग गए थे भारत से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। कब गए थे? 1961 में। तो इस दिन 1961 में आपके कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चला करके इनको भगाया गया था। ऑपरेशन विजय चला करके इनको भगाया गया था। उसके अलावा इस दिन को 1961 को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अब अगर आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था, गोवा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो ये बना था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को इस दिन गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा का इस दिन क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सभी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार किया? तो देखिए, पुर्तगालियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1510 में लास्ट में गए सबसे पुर्तगाली। सबसे लास्ट में भारत से जाने वाले कौन है? पुर्तगाली। 1961 में गए, ऑपरेशन विजय चलाया गया था इनको भगाने के लिए और गोवा मुक्ति दिवस 1961 के दिन वहाँ पे मनाया जाता है। जब ये भागे तो उसी दिन से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा। अगर आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना और 30 मई को हम लोग गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। रेशम किस से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, रेशम किस से उत्पन्न होता है? तो ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेशम का पालन किस पे होता है, रेशम का पालन किस वृक्ष पे होता है, तो इसका पालन जो है शहतूत वृक्ष पे। किस वृक्ष पे? शहतूत वृक्ष पे रेशम का पालन होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन ये क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर रेशम की सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, रेशम के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछे कि विश्व में कहाँ पे होता है, विश्व में, तो ये सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन में होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है रेशम का, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये सभी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो ये रेशम जो है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके प्यूपा से उत्पन्न होता है। किससे? प्यूपा से उत्पन्न होता है। और पालन किस पे किया जाता है, तो शहतूत के वृक्ष पे पालन किया जाता है। किस पे? शहतूत के वृक्ष पे पालन किया। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक उत्पादन जो विश्व में चीन करता है रेशम का, सर्वाधिक उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित है, तो कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित है? तो देखिए, इंटरनेट से संबंधित कई सारे शब्द हैं। तो जैसे www जिसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इंटरनेट से संबंधित है। HTTP के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, ये भी इंटरनेट से संबंधित है। ईमेल, EMAIL, ईमेल किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ईमेल जो है आपकी किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है इंटरनेट से। तो अब देख लेते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। ईमेल का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, क्या है ईमेल का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि WWW का आविष्कार किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है, संस्थापक की बात कर लें तो आप लोग बताएंगे टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक, तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे कि कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य से संबंधित है। तो WWW, HTTP, ईमेल, ये सभी इंटरनेट से संबंधित है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके अलावा और वर्ल्ड वाइड वेब का जो शॉर्ट फॉर्म होता है WWW होता है। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे टिम बर्नर्स-ली इसके संस्थापक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है? टाइपराइटर में कौन कुंजी पटल उपलब्ध नहीं होता? तो टाइपराइटर में इंटर नहीं उपलब्ध होता। जो टाइपराइटर हैं जो ऐसे टाइप किए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कचहरी वगैरह में जहाँ पे न्यायिक क्या कार्य होते हैं वहाँ पे टाइपराइटर लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो टाइपराइटर होते हैं उसमें इंटर नहीं होता है, इंटर का बटन नहीं होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टाइपराइटर के बारे में, इसके आविष्कार किसने किया, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं सोल्स। कौन है? सोल्स ने का टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक आप लोग को बताया गया है। कौन है कंप्यूटर के जनक? चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है, CPU को, जिसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म। ठीक, तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे टाइपराइटर में कौन सी कुंजी पटल उपलब्ध नहीं है, तो इसमें इंटर बटन नहीं उपलब्ध होता। कौन सा बटन? इंटर बटन। अगर आपसे पूछो कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, सोल्स ने किया था। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, जिसे का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, तो O नेगेटिव सर्वदाता होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और AB जो पॉजिटिव होते हैं, AB पॉजिटिव, ये क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं, सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड ये ले सकते हैं। और इन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रक्त का pH कितना होता है, रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का pH? तो 7.4 होता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रक्त की माप किस यंत्र से किया जाता है, तो इसको मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। किस पे? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप किया जाता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप किया जाता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस रक्त वर्ग के समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो O नेगेटिव जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर AB पॉजिटिव बात करें, सर्वग्राही जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, सर्वग्राही जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसका pH कितना होता है? 7.4 होता है। माप किसने किया? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप किया जाता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप किया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूर्ण रूप होता है। अगर आपसे पूछे कि एड्स का संक्रमण, इसका वायरस क्या होता है, एड्स में वायरस कौन से होते हैं, तो
ये होता है HIV वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। अगर आप लोग पूछे कि हम लोग एड्स दिवस कब मनाते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये प्रभावित किसे करता है, ये प्रभावित किसे करता है, तो ये तंत्रिका प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत नहीं रह जाती। एलिसा जांच का संबंध किससे है? एलिसा जांच का संबंध किससे है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एड्स से एलिसा जांच का संबंध है। किससे? एड्स से संबंधित है। तो इन सभी बातों को रिवीजन करेंगे। देखिए, एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। वायरस कौन सा? एड्स का HIV वायरस होता है। एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और इससे प्रभावित कौन सा होता है? प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होते हैं। एड्स में जाँच कौन से किया जाता है? एलिसा जाँच जो है एड्स से संबंधित है। तने की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो गन्ने को पुनः उगाने के लिए तने की कटाई की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तने की कटाई करने को क्या कहा जाता है? इसे तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो गन्ने का बात करें, गन्ने का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन गन्ने कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और ये उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल है। कैसी फसल है? मुख्य नगदी फसल है उत्तर प्रदेश की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि बहुत सारी फसल हैं, तो मुख्य उसमें से मुख्य कौन है? तो गन्ना है। अगर आपसे पूछे कि गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो गन्ना शोध संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए, इसका बाद रिवीजन करते हैं। तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ने को पुनः उगाने के लिए तने की कटाई का प्रयोग किया जाता है। और तना काट प्रवर्धन किसे कहा जाता है? तो गन्ने को जो है तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। जो गन्ने की कटाई की जाती है, काट करके तने काट के उसको लगाया जाता है, तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे उत्तर प्रदेश में होता है? मुख्य नगदी फसल है ये। अगर आपसे पूछे कि गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में। फटे दूध से उत्पन्न एसिड होता है। तो एसिड का मतलब अम्ल होता है। और फटे दूध से कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए, आपको उसमें लैक्टिक अम्ल ही मिलेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे दूध से दही बना लीजिए, चाहे दूध, चाहे पनीर, चाहे जो उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, दूध में कौन से विटामिन नहीं होते, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। कौन सा विटामिन सी नहीं होता? क्योंकि ये खट्टे होते हैं और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। और दूध में रहेगा तो ये फट जाएगा। दूध की शुद्धता का माप किस में किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता का माप है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है। किसे? लैक्टोमीटर से किया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। अगर आपसे पूछे कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? नींबू एंड संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरा में। इमली में अगर आपसे पूछ ले कौन सा अम्ल होता है? इमली में तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये सभी बातें आप लोग अम्लों से संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, फटे दूध से उत्पन्न एसिड में कौन से अम्ल होते हैं? तो इसमें लैक्टिक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? लैक्टिक। विटामिन कौन सा नहीं होता है दूध में? विटामिन सी। और विटामिन की जो शुद्धता का माप होता है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टे पदार्थों में जो है सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल होता है। संतरे किससे प्रबल स्रोत है? संतरे जो है किसके प्रबल स्रोत हैं? तो देखिए, संतरे जो है विटामिन सी के प्रबल स्रोत है। किसके? विटामिन सी के प्रबल स्रोत है। ये दोनों प्रश्न जो है साइंस के हैं। ये दोनों प्रश्न साइंस के हैं। ये भी साइंस का प्रश्न है। तो यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन देखिए हो जा रहा है। तो देखिए, संतरे में कौन से विटामिन के स्रोत होते हैं? तो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। संतरे यहाँ पे लिखा गया है, विटामिन सी के स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संतरे के बारे में और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि संतरे में अभी बताया, अगर अम्ल पूछ ले कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक
अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कुछ पदार्थ और उनके स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आयरन के स्रोत क्या होते हैं, आयरन के स्रोत, तो पालक जो है आयरन के स्रोत होते हैं। आप लोग बताएंगे गाजर, अगर आपसे पूछे किस चीज़ के स्रोत होते हैं, गाजर, तो ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। किसमें विटामिन ए के स्रोत होते हैं, रतौंधी वगैरह आए तो आप लोग गाजर खाइए, उससे आपका ठीक हो जाएगा। आंवला अगर आपसे पूछ ले किस चीज़ का स्रोत होता है, तो आंवला जो है ये विटामिन सी का स्रोत होता है। किसमें, विटामिन सी का स्रोत होते हैं। अगर दालें और सोयाबीन, दाल और सोयाबीन पूछे, दालें एंड सोयाबीन ये किस चीज़ के स्रोत होते हैं, तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। किसके, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो सभी चीज़ें आपकी साइंस के प्रश्न थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो विटामिन सी के प्रबल स्रोत होते हैं। और इसमें संतरे में अम्ल कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दालें में प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद आयरन पालक में पाया जाता है, और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मच्छरों के काटने से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो देखिए बहुत सारे रोग हैं, जैसे डेंगू रोग हो गया और चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया नामक बीमारी ये मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया हो गया, ये सभी जो है मच्छरों के काटने से होता है। फाइलेरिया, पता नहीं क्या लिखा है। अगर आपसे पूछे कि जो डेंगू बुखार है, जो डेंगू बुखार है, ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर, मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और जो मलेरिया जो बीमारी है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया में प्रोटोजोआ कौन सा होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया में प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो इसमें प्रोटोजोआ होता है मलेरिया के प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने, और मॉस्किवरिक्स मलेरिया की दवा है। उसके अलावा क्विनोन का भी प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। मच्छरों के काटने से, मॉस्किवरिक्स जो है मलेरिया की वैक्सीन है। मच्छरों के काटने से होने वाला रोग कौन कौन से है, तो देखिए डेंगू रोग है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये सभी मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू जो है मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होती है, मादा एंडीज एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। महात्मा गांधी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में। ये बेलगांव के अधिवेशन होता रहता था, बेलगांव का अधिवेशन हो रहा था, और बेलगांव कर्नाटक में है। और ये 40 नंबर का क्या अधिवेशन हो रहा था 1924 में, 40 नंबर का अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था। उसमें गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। एक मात्र बार अध्यक्ष इसके बने थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मात्र बार ये अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे पूछे कि 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। 1919 में कौन अध्यक्ष थे, 1919 में कौन अध्यक्ष थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू थे। कौन है, मोतीलाल नेहरू। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन 40 नंबर का था, एकमात्र बार ये अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने और इसकी अध्यक्षता की, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। बंगाल विभाजन को क्या कहा जाता है, बंगाल विभाजन को इसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन को कहा जाता है। तो और अगर आपसे पूछे कि इस समय कार्यकाल किसका था, बंगाल विभाजन के समय कार्यकाल किसका था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय कार्यकाल जो है बंगाल विभाजन के समय कर्जन का था। किसका कार्यकाल था, कर्जन के समय था। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला था।
और इसका डेट आप लोग ध्यान रखेंगे कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905 को। कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन का अगर शीर्षक गीत पूछे क्या था, शीर्षक गीत क्या था बंगाल विभाजन का, तो इसका शीर्षक गीत था वंदे मातरम। क्या था, वंदे मातरम था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो इसको रद्द करने वाले कौन थे, हार्डिंग सेकंड थे। कौन थे, हार्डिंग सेकंड थे। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में। कब हुआ था, 1905 में। और इसे क्या कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। कार्यकाल इस समय करजन का था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। शीर्षक गीत क्या था, वंदे मातरम था। शीर्षक गीत वंदे मातरम रद्द किसने किया, हार्डिंग सेकंड ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चला था, 1911 में रद्द किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में, वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।